हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। तो आज आप मेरे पॉडकास्ट की जो क्लिक बेट है उससे ही समझ गए होंगे कि ये पॉडकास्ट मैंने किस बारे में बताने के लिए बनाया है। यस, मैंने धुरंधर मूवी देखी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई पॉडकास्ट बनाने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। आई डोंट नो कितनों ने देखी है, कितनों ने अभी नहीं देखी है, बट मैं जिन लोगों ने देखी है उन्हें बहुत पसंद आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और जिन लोगों ने नहीं देखी है मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके की मूवीज़ ना बहुत बहुत रेयरली बन रही हैं आजकल के सिनेमा के दौर में। सो आप प्लीज़ जाइए और मूवी को ज़रूर देखिए। तो बेसिकली जब धुरंधर मूवी की बात आई, क्योंकि मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो पहले हमने सोचा कि हम हॉल में जाकर के ये मूवी देखेंगे, लेकिन मेरी बच्चे अभी छोटे हैं और हॉल में यूजुअली बच्चों को लेकर के जाना अलाउड नहीं होता उन मूवीज़ में जिसमें वायलेंस या फिर फाइट सीन्स ज़्यादा होते हैं। सो हमने डिसाइड किया कि हम घर पे ही देखेंगे। एंड लकीली हमारे पास जो टेलीविज़न नेटवर्क है यहाँ पर, उसमें जितनी भी नई मूवीज़ रिलीज़ होती हैं वो ऑन द डे ऑफ रिलीज़ ही आ जाती हैं। सो हमने सोचा कि धुरंधर मूवी देखते हैं। एंड सेकेंड डे ऑफ द रिलीज़, दैट इज़ सैटरडे को हमने ये मूवी देखी। सैटरडे नहीं, आई थिंक संडे या मंडे को देखी, बट द मूवी वॉज फैंटास्टिक। सो मैं सबसे पहले तो ये सोच रही थी कि यार 3.5 घंटे की मूवी आजकल बनाता कौन है, बिकॉज सीरियसली ना आजकल का ज़माना OTT का है। एंड मूवीज़ भी जो बन रही हैं वो 2 घंटे में ख़त्म हो जाती हैं, बट 3.5 घंटे की बड़ी मूवी, इतनी लंबी मूवी। सो मतलब एक सोच में आ जाता है व्यक्ति की 3.5 घंटे घर पे बैठकर या फिर हॉल में जाकर, थिएटर में जाकर के उसे देखना पड़ेगा तो मूवी क्या होगी। बट आई मस्ट से मूवी बहुत ही ज़्यादा दमदार है। बहुत दिनों के बाद रियल सिनेमा देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ मूवीज़, क्योंकि OTT का दौर अलग है। देखिए OTT पे अच्छी अच्छी सीरीज़ भी आती हैं एंड काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स भी कभी कभी जो हैं वो OTT पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली जिस तरीके से OTT जो है वो बॉलीवुड को ओवरशैडो करता जा रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो बॉलीवुड की एक रियल सिनेमा मूवी जो है वो देखने को मिलेगी अगर आप धुरंधर देखते हैं तो। स्टार कास्ट फैंटास्टिक, मतलब आप सोचिए कि बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर्स को लेकर के ये मूवी बनाई गई है और सारे के सारे अपने रोल पर में बिल्कुल खरे उतरे हैं। मतलब कोई किसी से कम या कोई किसी से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन येस, ऑफ कोर्स, हम जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं वैसे ही मेरा भी ओपिनियन है कि इन सारे बेहतरीन कलाकारों में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन निकला वो था शायद हमारा डार्क हॉर्स अक्षय खन्ना। मतलब मैं तो फ़ैन हो गई भाई अक्षय खन्ना की, सच बता रही हूँ मैं। क्या लुक्स हैं, क्या स्टाइल है, क्या बॉडी है, क्या एक्सप्रेशंस हैं। माय गॉड, ही वाज लुकिंग लाइक अ ग्रीक गॉड। इतना इतना बढ़िया एक्टिंग, इतना अच्छा लुक। अक्षय खन्ना हैज़ कम्प्लीटली स्टोलन द शो। लेकिन बाकी के कलाकार भी कोई कम नहीं है। आई मीन रणवीर सिंह का जो लुक है ना मूवी में, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। बॉडी बनाई है, मसल्स गेन किए हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द मूवी में मसल्स को अपनी बॉडी वेट को कम किया है। हेयर स्टाइल, एवरीथिंग, द काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दैट ही इज़ पोर्ट्रेइंग, बिकॉज ही इज़ द स्पाई। एक हमारे जनरल हैं शायद मोहित शर्मा, ऐसा मैंने कई पॉडकास्ट में सुना। आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद वो मेजर मोहित शर्मा का ही किरदार एक तरीके से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप के थे और इस तरीके से सालों साल जो है वो टेररिस्ट के बीच में रहे हैं और फिर वहाँ से उनकी ही सीने पर गोली दाग करके ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया है। सो उसी तरीके का मिलता जुलता किरदार यहाँ पे रणवीर सिंह का भी है एंड हमेशा की तरह वो अपने किरदार में बेहतरीन फैंटास्टिक रहे हैं। आर माधवन की क्या ही बात की जाए। आर माधवन जी, आई थिंक अजीत डोभाल जो हमारे हेड हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनका रोल जो है वो प्ले किया है उसमें आर माधवन ने अजीत डोभाल जी का। एंड उनका हेयर स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनके बातचीत करने का तरीका, सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया है। एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हैं, मतलब स्पीचलेस, आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। अर्जुन रामपाल और बाकी के बहुत सारे दूसरे कलाकार, राकेश गेरा
मतलब दे ऑल आर फैंटास्टिक। इतनी अच्छी स्टार कास्ट, इतना अच्छा नरेशन, इतना अच्छा राइटिंग और उससे भी बेहतरीन डायरेक्शन। मतलब आदित्य धर के बारे में क्या बोला जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आदित्य एंड यामी, both of them are now, or they are openly challenging that part of the film industry which is, against the anti Hindu या anti national lobby एक हो सकती है शायद, I don't know, but somehow they are sparkling that, they are showing that reality. देखिए, एक भारतीय होने के नाते, मैं हिंदू मुसलमान या किसी भी तरीके के सांप्रदायिक लड़ाई झगड़े को बढ़ाने या उसके अगेंस्ट बोलने की मेरी मंशा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब रहते हैं। बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम में से कोई भी एंटी नेशनल नहीं हो सकता। जो भी लोग अपने देश को प्यार करेंगे, जो भी लोग अपने देश के ऑफिसर्स, डिफेंस फोर्सेस को प्यार करेंगे, जो भी लोग हमारे देश की जो इंटेलिजेंस है उससे प्यार करेंगे, जिससे उनके प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे, उनके प्रति प्यार रखेंगे, वो तो भाई इस मूवी को पसंद ही करेंगे, बी इट ऑफ एनी रिलीजन, बी इट ऑफ एनी कम्युनिटी। मैं तो सीधे सीधे यही मानती हूँ। तो जो भी व्यक्ति इस मूवी को क्रिटिसाइज़ करेगा ना, वो व्यक्ति एक तरीके से एंटी नेशनल बात ही करेगा, क्योंकि इस मूवी में कुछ भी ग्लैमरस नहीं है। इस मूवी में सब कुछ रियलिस्टिक है। कमाल की मूवी है, एक रियलिस्टिक मूवी है जिसमें 3 इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स को कवर किया गया है। देखिए, जब ये मूवी स्टार्ट होती है तो जो हमारा IC-918 प्लेन हाईजैक हुआ था कांधार में इन द ईयर 1999 आई गेस, उसको कवर किया गया है। सेकंड इंसिडेंट जो बहुत बड़ा देश में हुआ था, आतंकवादी इंसिडेंट हुआ था, वो था पार्लियामेंट का अटैक 2001 में, उसको भी कवर किया गया है। और तीसरा इंसिडेंट जो उससे भी ज़्यादा भयावह है, जो आज तक हम याद रख रहे हैं और आने वाली नस्लें भी हमारी याद रखेंगी यदि हम उनको बताएंगे, तो वो था 26/11 का अटैक, जो 2008 में हुआ। 2008 या 2009 में हुआ, मुंबई में, 2009 में, सॉरी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक्स जिन्होंने हिंदुस्तान की नींव को हिला के रखा, और ये साफ साफ इस मूवी में दिखाया गया है कि इन तीनों अटैक्स के पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का हाथ था। तो साफ साफ कैरेक्टर्स जो हैं वो रियल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं, इंसिडेंट्स जो हैं वो रियल इंसिडेंट्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो एक तरीके से भारत ने खुल करके पूरे विश्व में इस मूवी के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि आतंकवाद की जड़ें जो हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान से हैं, ओरिजिनेट करती हैं, और वो जहाँ जहाँ भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ओपन मैसेज है। सो जो भी लोग इस मूवी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हमारे देश में रह करके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको तो मैं भाई सीधे सीधे फिर एंटी नेशनल ही बोलूँगी। देश के बाहर जो लोग हमारी मूवी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, देखिए उनका तो पड़ोसियों का तो बनता है, जलना बनता है, तो उनको तो छोड़ ही देते हैं, भाई तुम्हारी सुलगती रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं है। सो बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स को इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया है। एंड आदित्य धर की मैं क्या बात करूं, मतलब आई थिंक वो एक हेजिटेशन और एक काइंड ऑफ जिसे कह सकते हैं कि सटल सिनेमा या फिर एक डिप्लोमेटिक सिनेमा बनाने वाला कलाकार अब नहीं रह गए। जिस तरीके से हक मूवी बनाई उन्होंने और जिस तरीके से अब ये धुरंधर मूवी आई है, भाई जो रॉ था वैसा का वैसे ही प्रेजेंट कर दिया गया। जब 26/11 के अटैक हुए हैं तो जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे जो टेररिस्ट से बात कर रहे थे, वो सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई थी। एंड बियॉन्ड किसी तरीके का डर नहीं, किसी तरीके की कोई हेजिटेशन नहीं, किसी तरीके की कोई डिप्लोमेसी नहीं, और वो सारी की सारी कॉन्वर्सेशन जो है वो इस मूवी में सुना दी गई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मूवी चल रही है, ऐसा लग रहा था कि कोई न्यूज़ चैनल में नहीं जैसे कॉन्वर्सेशन सुनाते हैं, इस तरीके की कोई घटना होती है तो पूरा वैसा का वैसे ही सुना दिया, पूरा प्रूफ दे दिया कि भाई देख लो, समझ लो, ये देखो, ये रियल प्रूफ भी हम तुम्हें दे रहे हैं, और मूवी के थ्रू बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद की जड़ें कहाँ से हैं और आतंकवाद के विक्टिम हम रहे हैं। और हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फोर्सेस और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारे स्पाइज इतने ज़्यादा बहादुर हैं कि हम
किसी भी तरह की सिचुएशन को फेस भी कर सकते हैं और उससे ओवरकम भी कर सकते हैं। सो मतलब आई थिंक इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो थे ना वो दबे हुए थे। शायद लोग इंतज़ार कर रहे थे, शायद आदित्य धर जैसे फिल्म डायरेक्टर्स इंतज़ार कर रहे थे कि एक एक राष्ट्रवादी सरकार शायद जब आएगी तो हमें इस तरीके के सब्जेक्ट्स को दिखाने का मौका मिलेगा। जिस तरीके का काम पिछले कुछ सालों में फ़िल्म इंडस्ट्री में हुआ है, बीट कश्मीर फाइल्स, बीट शिकारा, बीट बंगाल फाइल्स, बीट वो जो आगरा में केस हुआ था वो ताज का स्टोरी, या फिर जितने भी हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। मतलब स्पाइस के बारे में अगर आप सोचें एक तरीके से, तो स्पाइस की ज़िंदगी क्या है एक्चुअली, तो सबसे रॉ इन्फॉर्मेशन होती है। अपने जान को खतरे में डाल करके सालों साल अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल 360 डिग्रीज चेंज करके वो लोग वहाँ रहते हैं दुश्मनों के बीच में, एंड वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, हमें पहुँचाते हैं, और उसी के बेसिस पर हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी जो सरकार डिफेंस जो प्लानिंग है वो सारी होती है, हमारा देश जो है वो बचा रहता है। हैट्स ऑफ टू ऑल दोज people who, or to all those officers, defense officers, all those people who are doing this kind of a brave act। मतलब अपनी जान की परवाह नहीं करना, अपने परिवार की परवाह नहीं करना, अपने एग्जिस्टेंस की परवाह नहीं करना, पूरे समय रिस्क में रहना, और पता भी नहीं है कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और अगर वापस नहीं आए तो नामो निशान भी कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा। इसके बावजूद देश के लिए काम करना, मतलब आज के यूथ को ये चीज़ें सीखनी चाहिए और इससे इंस्पायर होना चाहिए। देखिए मुझे नहीं पता कि यूथ कितना जाएगा देखने के लिए, बट जो मैं फीडबैक देख रही हूँ, जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ, काफ़ी सारे यंग बच्चे हैं वो देखने के लिए इस मूवी को गए हैं, और उनके अंदर एक बहुत जोश आया है, एक बहुत कॉन्फिडेंस आया है, एक फीलिंग ऑफ प्राउड फीलिंग आया है कि हमारे देश में कितने बहादुर लोग हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। और इस तरीके की जो मूवीज़ बनी हैं शायद उनको ही इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर ये मूवीज़ ना बनती तो लोगों के सामने कभी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो बहादुरी से काम करती हैं ना, उसका चेहरा कभी सामने नहीं आता। तो भाई मैं तो जितना समझी हूँ वो मूवीज़ के थ्रू ही समझी हूँ, और मैं तो यही जानती हूँ कि भाई मूवीज़ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो बहादुरी है, जो निडरता है, और जिस तरीके की देशभक्ति है, ये जानते हुए भी कि इसके लिए उन्हें कोई चक्र तो छोड़ दीजिए, कोई अवार्ड तो छोड़ दीजिए, कोई रिवॉर्ड तो छोड़ दीजिए, उनकी लाशें भी घर आएंगी कि नहीं आएंगी उनको इस ये भी नहीं पता होता। उनका नाम जो है वो रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं रहेगा, उनको ये भी पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा है ना, वो तो भाई मैंने मूवीज़ के थ्रू ही जाना है। और मैं तो सारे यूथ को ये बात बोलूँगी जो इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो इंडिया की तमाम गलत चीज़ों को जो है वो बाहर निकालते हैं, उस पे ही बात करते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं। आप कभी इस फोर्सेस को देखिए, फोर्सेस से इंस्पायर होकर के देखिए कि वो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपनी देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं। और हर वर्दीधारी ही केवल देश की रक्षा नहीं करता, बल्कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वर्दी नहीं होती है, कोई टाइटल नहीं होता, लेकिन वो अपने देश के लिए किस तरीके से सालों साल अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। हैट्स ऑफ टू देम। गाने भी अच्छे हैं, कोई ग्लैमराइजेशन नहीं, कोई एक्सेसिव एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, किसी भी तरीके का कोई ओवर इमोशनल एक्सप्रेशन मूवी में डालना, नथिंग। मूवी बहुत सटल है, सारे किरदार बिल्कुल रियल हैं, एंड सेट्स, माय गॉड, मतलब लियारी जो एक टाउन है पाकिस्तान का, कराची के पास एक छोटा सा कस्बा है, और वहाँ से ही एक तरीके से ये पूरा जो गैंग वर्ल्ड है कराची का, जिसकी शुरुआत जो है वो बलोच वर्सेस अरशद पप्पू का जो गैंग था उससे हुई। ये काफ़ी बड़े बड़े गैंगस्टर जो हैं वो कराची के रहे हैं, और इन लोगों के कब्ज़े में रहा है क्राइम, मर्डर, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म, क्या क्या नकली हथियार बनाना, हर चीज़ जो है वो वहाँ पर रही है। और वो पूरा एरिया जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्लम, जैसे कि मुंबई में देखेंगे आप कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं, इसी तरीके का लियारी भी एक एरिया था। और उसका सेट जो लगाया गया है, आई थिंक पंजाब के किसी गांव में उसका सेट लगाया गया है। एक पॉडकास्ट में सुन रही थी जिसमें एक एडवोकेट ने, पाकिस्तान का कोई
एडवोकेट थे, उन्होंने बोला कि भाई हम लियारी में रह चुके हैं और जैसे हमने ये मूवी देखी, हम तो सेट्स देख करके सरप्राइज हो गए कि किस तरीके से वो तंग गलियां, छोटे छोटे मकान, गंदी मोहल्ले, जो एक पूरा रियल लियारी और उस वक्त जो हुआ करता होगा या जो आज भी है, उसको किस तरीके से एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो ओल्ड टाउन दिखाया है। आई मीन वो जो परफेक्शन है सेट्स बनाने में, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी फैबुलस। तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कोई ऐसा पॉइंट मुझे दिखाई नहीं देता जहाँ पर मैं इस मूवी को क्रिटिसाइज़ कर सकूं, क्योंकि बेसिकली मैं ये देख ही नहीं रही थी कि मूवी में कमियां क्या हैं। मैं मूवी की कमियां निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि मूवी जो है ना वो मेरे देश के बारे में थी, मेरे देश के बहादुर सिपाहियों के बारे में थी, एंड मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई मूवी देखने में। कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा फर्स्ट टाइम अगर कोई देखेगा मूवी, तो कहीं कहीं पर अगर आपने ध्यान से नहीं देखी तो मे बी कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो किसी पॉइंट पर, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बेहतरीन अदाकारी, इतनी बेहतरीन एक्टिंग, इतने बेहतरीन सीन, कोई भी ओवर एक्सप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब इट वाज कम्प्लीटली अ परफेक्ट पोर्ट्राइजेशन ऑफ द सिनेमा। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देश के लिए, इम्पॉर्टेंट मैसेज पड़ोसियों के लिए भी, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज पूरे वर्ल्ड में, कि भाई इंडिया इज़ फाइटिंग विद द टेररिज्म ईच एंड एवरी डे. India is engaged in the pseudo war actually each and every day, but now we have said no. किस तरीके से हम देश में घुसते हैं, अपने नेटवर्क्स बनाते हैं, किस तरीके से अपनी जान पर खेलते हैं। आई मीन बहुत बहुत ही बड़ी बात है भाई। हम जितना अप्रिशिएट करें उतना कम है। सो मूवी बहुत मास्टरपीस रही, एंड बाहुबली की तरह एक इंस्टेंट सरप्राइज भी था इस मूवी में कि अब नेक्स्ट किसी और की बारी है, एंड किसकी बारी है? बड़े साहब की है। जितना मैं समझ पा रही हूँ, मूवी की एंडिंग जो मैंने देखी वो ये देखी कि रहमान डकैत जो है वो जिनकी भूमिका अक्षय खन्ना ने निभाई, बहुत ही बखूबी निभाई। वो एक बहुत ही फेमस गैंगस्टर था पाकिस्तान का, लियारी का, एंड उसको जो है वो मारना होता है रणवीर सिंह को, बिकॉज़ वो जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है हथियार सप्लाई करने में, नकली नोट सप्लाई करने में, इस तरीके की चीज़ों में। तो उसको ख़त्म करने का एक टास्क होता है रणवीर सिंह का, क्योंकि उसने हथियार सप्लाई किए होते हैं अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों को, जिनको आईएसआई ने ट्रेन करके भारत में भेजा था और जिन्होंने 26/11 को अंजाम दिया था मुंबई में। तो उसको ये था कि मुझे इसको न्यूट्रलाइज़ करना है, और उसे न्यूट्रलाइज़ करा गया आखिरी में। तो बेसिकली इंडिया ने जो धुरंधर भेजा है, वो धुरंधर सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है कि वहाँ जा कर के एलिमिनेट करो लोगों को। धुरंधर इसलिए भेजा है कि वहाँ जाके एलिमिनेट करो, वहाँ के अंडरवर्ल्ड पे राज करो, एंड देन बिकम अ किलिंग मशीन। इसी कारण से लास्ट में जब आप एंडिंग सीन देखेंगे, तो एंडिंग सीन में बेसिकली रणवीर सिंह जो है उनको बेसिकली उनके बारे में बताया जाता है कि वो हैं कौन। सो वो एक क्रिमिनल रहता है पंजाब का, और जिसका एक उसकी फैमिली को शायद परेशान करके मारा गया होता है, एंड उसको ट्रेन किया जाता है। उसको इसलिए ट्रेन किया जाता है क्योंकि वो घायल था। तो डायलॉग एक बहुत फेमस मूवी का हुआ है कि घायल हो इसीलिए घातक हो। तो उसको ट्रेन ही इसलिए किया जाता है और उसको वहाँ भेजा इसलिए जाता है कि वो जिस तरीके से इस मिशन को अंजाम देगा, वो शायद उससे बेहतर कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि पर्सनली वो घायल है। पाकिस्तान नियोनिया टेररिस्ट वगैरह ने उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया है, उसके माँ बाप को नुकसान पहुंचाया है, और वो इतना ज़्यादा घायल है इस बात से कि वो बदला लेगा तो बहुत ही अलग तरीके से बदला लेगा। तो वो अपने मिशन के लिए गया है, उसने रहमान डकैत को मार दिया, उसने अपने एक मिशन को अंजाम दे दिया, और फिर वो अपनी जो डायरी, जो उसकी सीक्रेट डायरी है ना, उसमें जो अगला नाम आया है वो आया है बड़े साहब का। एंड आई गेस कि बड़े साहब जो हैं वो अर्जुन रामपाल ही हो सकता है, क्योंकि आईएसआई का हेड जो है वो बड़े साहब ही हैं। सो आई थिंक अब ये जो नेक्स्ट पार्ट इस मूवी का आने वाला है, मार्च में 2026 में आने वाला है, और पहले ही से इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया।
सो ये काफ़ी सरप्राइजिंगली सरप्राइज था, जस्ट लाइक बाहुबली, कि भाई पार्ट सेकंड आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। एंड आई थिंक रेडी ही होगा। आई थिंक दे आर जस्ट रिलीजिंग इट इन द 2 पार्ट्स। तो भाई सबको इंतज़ार रहेगा कि बड़े साहब का सफाया किस तरीके से होता है। ये तो हो गई मूवी की बात। और येस ऑफ कोर्स जिस तरीके के टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं, उसको किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, जो बिल्कुल सही है। और एज अ इंडियन मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ कि ये बिल्कुल सही है। अब हम एक दूसरे पहलू पर आते हैं। देखिए एक दूसरा पहलू भी इस मूवी में दिखाया गया है। अभी तक सरकारों को क्रिटिसाइज़ किया गया कि डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब आपको शायद इस मूवी को देखने के बाद रीज़न समझ में आ जाएगा। मूवी में एक पार्ट दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से करप्शन जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इतना ज़्यादा इन्वाइब्ड है, इसकी वजह से भी हमारे देश में सरकारें जो हैं वो उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से काम करना चाहिए। तो इतने ज़्यादा स्वार्थी हो चुके हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, कि उनकी वजह से भी हमारे देश में इस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई हैं। इंटेलिजेंस का फेलियर, सरकार का सही दिशा में एक्शन ना लेना, अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहना। मतलब पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया का मजाक बनाया है ना, तो वो देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं सही था। बिकॉज मूवी में एक डायलॉग है कि जब 26/11 का अटैक हो जाता है, उसके बाद ISI वाले लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इंडिया तो अमेरिका के पास भी गया था मदद मांगने के लिए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने गदर मूवी दिखा के उन्हें वापस भेज दिया। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके का मजाक बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे घर में ही हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। एक बहुत ही अच्छा डायलॉग माधवन का मुझे लगा, जो बिल्कुल रियलिस्टिक है और हम सब कभी कभी बात भी करते हैं। वो ये है कि भाई हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत ही है, भारतीय लोग हैं। वो करप्टेड लोग, वो करप्टेड पॉलिटिशियंस, वो करप्टेड ऑफिसर्स, वो करप्टेड मामूली लोग, आम लोग जो पैसों के लिए बिक जाते हैं, जो पैसों की लालच में अपने देश को, देश के सम्मान को बेच देते हैं। देखिए करेंसी के बारे में कितना अच्छा बताया गया है इस मूवी में कि जहाँ से पाकिस्तान अपनी करेंसी छपवा रहा है, वहीं से हम भी अपनी करेंसी छपवा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? ये उस समय हुआ है, उस टाइम पे हुआ है। उस समय की जो सरकारें थी वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। इसी वजह से इंडिया में जाली नोट आने शुरू हुए थे, फर्जी नोट आने शुरू हुए थे। और कितना अच्छा दिखाया गया है कि एक पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन का बेटा जो है वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। दे आर गोइंग टू सम थर्ड कंट्री एंड वहाँ जा कर के वो दे आर डूइंग द डील्स अपने देश की सिक्योरिटी को ताक पे रख करके। तो आप सोचिए कि उस समय भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी, लेकिन वो बेबस थे। वो बताएंगे किसको? वो उन लोगों को बताएंगे, उन पॉलिटिशियंस को बताएंगे जो खुद ही शायद इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। तो आई थिंक ये इसीलिए मैंने ये बात बोली ना कि ये सब्जेक्ट्स को आने के लिए एक राष्ट्रवादी सरकार का आना ज़रूरी था। और वो सरकार जब आई है तो ही ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आ पा रहे हैं। देखिए अब कोई मुझे ये बोलेगा कि आप एक सरकार का पक्ष लेकर के बोल रहे हो, इस तरह के कमेंट्स करेगा, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सरकार, पॉलिटिक्स ये सब मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने ये रखता है कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो अगर सच हैं, सही हैं, अब मेरे देश के लिए हैं, मेरे देश की के सम्मान के लिए हैं, तो मेरे लिए वो सर्वोपरि रहेगा, चाहे वो किसी भी सरकार के कार्यकाल में होता हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली ये बात कितनी सच है कि हमारे देश के ही लोग जो हैं वो अंदर बैठे हैं और वो ही गद्दारी करते हैं, चाहे वो हायर पोजीशंस पे हों, हायर लेवल के हों, चाहे वो कोई मामूली हों, या फिर अभी दिल्ली अटैक देख लीजिए तो उसमें तो पूरा लॉबी ऑफ डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स तो भाई इनसे ज़्यादा एजुकेटेड, इनसे ज़्यादा मसीहा होते हैं ये एक तरीके के ह्यूमन लाइफ के लिए। एंड आप देख लीजिए कि हमारे देश में जो एजुकेटेड डॉक्टर्स का सेगमेंट है वो क्या कर रहा है। तो देखिए अब इस बात पर भी यदि कोई सांप्रदायिकता बीच में लेकर के आएगा तो ये तो उसकी छोटी सोच है जो केवल सामने आ रही है। क्योंकि जब टेररिज्म के अटैक्स होते हैं तो वो टेररिस्ट ये नहीं देखते कि मर कौन रहा है, हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है कि सिख मर रहा है कि ईसाई मर रहा है। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के लोग मर रहे हैं, भारतीय लोग मर रहे हैं, और उससे ही उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये तो जो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं या ऐसा कह रहे हैं कि सांप्रदायिक, तो भाई मेरे हिसाब से तो कोई सांप्रदायिक मुद्दा इसमें नहीं है। बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है कि देश के दुश्मन जो हैं वो देश में ही बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का नंबर तो दूसरा आता है, चाइना का नंबर तीसरा आता है।
बिल्कुल सही बात है भाई। जब तक हम खुद ढील नहीं देंगे, जब तक हम खुद मौके नहीं देंगे, लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे घर में घुस सकें। तो कहीं न कहीं एक आईना दिखाया है ये, जो करप्शन, जो बेईमान लोग हमारे देश में रहे हैं या हैं इस वक़्त भी, उनको भी एक आईना दिखाया है कि भई आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं कि आपके घर में इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो देखिए कितना रियलिस्टिक है सब कुछ। अ, मतलब अब शायद लोगों को जवाब मिल जाएगा कि भाई डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया था। कितने जाली नोट, फेक करेंसी जो है वो इंडिया में आती जा रही थी, इसका रीज़न समझ में आ गया कि क्यों आ रही थी। क्योंकि उस समय का ही कोई पॉलिटिशियन जो था वो इन्वॉल्व था इन सारी चीज़ों में। यू नो तो आप खुद ही पाकिस्तान को मौका दे रहे थे और अमेरिका जैसे देश जो हैं वो इसी में खेल रहे थे, दोनों देशों को लड़वा करके, टेररिज्म बढ़वा करके। तो अब समझ में आया कि सरकार की जो नीतियाँ थीं या नीतियाँ हैं वो क्यों हैं, किस लिए हैं। एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन ऑफ द ट्रू फैक्ट्स। एंड मुझे तो भाई मूवी बहुत पसंद आई। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, यूथ से ये कहना चाहूँगी, जो यूथ आजकल का जो सिनेमा देख रहा है ओटीटी पर, या तो कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो मतलब क्या ही प्रमोट कर रहे हैं, ओनली ड्रग्स, सेक्स, वायलेंस, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। या फिर वो सैयारा टाइप की मूवीज़ जैसे देख करके यूथ रो रहा है। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ, हर मूवी की अपनी एक खासियत होती है, मैं किसी भी मूवी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती, बट मुझे सैयारा टाइप के कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं यूथ को जो नहीं भी गए हैं देखने के लिए उनको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जाइए, देखिए और कोशिश कीजिए कि अपने देश के प्रति जो है वो कुछ अच्छा कर सकें। सो बस यहीं पे मैं अपना पॉडकास्ट एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आए हों इस मूवी के लिए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में आप लोग भी मूवी देखने के लिए गए होंगे, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे, आपका क्या राय रही मूवी के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय।